अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज एक नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम रेस्पिरेशन अमल तनफ़ुज़ है। 11th क्लास में रेस्पिरेशन इन प्लांट नबातात में अमल तनफ़ुज़ जो है वो हमने पढ़ा था। यहाँ 12th में जो है तो एनिमल्स में, हैवानात में अमल तनफ़ुज़ क्या होता है ये हमको पढ़ना है, और स्पेशली इंसानों में जो अमल तनफ़ुज़ होता है उसको डिटेल में यहाँ इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि अमल तनफ़ुज़ हम किसे कहते हैं। सबको पता है कि अक्सर हम सांस लेना या ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करना, इसे अमल तनफ़ुज़ कहते हैं। लेकिन ये मुकम्मल अमल तनफ़ुज़ नहीं है, ये उसका एक हिस्सा, एक पार्ट है। दरअसल अमल तनफ़ुज़ हम उससे कहेंगे कि इस तरह का अमल जिसमें पेचीदा किस्म की कीमिया मरकबात को या नामियाती कीमिया मरकबात को तोड़ा जाता है और सादा कीमिया मादों में तब्दील किया जाता है और उसके नतीजे में तवानाई हासिल होती है, तो ये तवानाई हासिल करने का अमल है। स्पेशली हमको पता है कि जो भी जानदार है उन जानदारों को किसी भी अफ़ाल को अंजाम देने के लिए एक मखसूस किस्म की एनर्जी, एक मखसूस किस्म की तवानाई की ज़रूरत होती है, और वो जो तवानाई होती है वो तवानाई एटीपी की शक्ल में होती है। इसको हमने 11th में पढ़ा था। एटीपी किसे कहते हैं? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसे कहा जाता है। इसमें हमने देखे थे इससे पहले कि यहाँ एडेनाइन होगा और ये पेंटोस शुगर, राइबोस शुगर है यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ, और यहाँ पर फॉस्फेटिक 3 ग्रुप है, अल्फ़ा, बीटा और गामा, ऐसे नाम इसको दिए थे हम लोगों ने, और ये दोनों मिलाकर इसको एडेनोसिन कहा गया है, और ये 3 फॉस्फेट है इसलिए इसको ट्राइफॉस्फेट कहा गया है। तो इसमें से अल्फ़ा, बीटा और गामा, इनमें से ये जो 2 है, ये दोनों के दरमियान की जो बंदिश है, कीमिया बंदिश, ये कमज़ोर है, इसलिए बार बार ये कीमिया बंदिश टूटती है। ये एटीपी यानी ट्राइफॉस्फेट से एडीपी में तब्दील होता है, फिर दोबारा ये एटीपी में तब्दील होता है जब इसके बनने का अमल होता है। तो इस तरह से इसके टूटने से ज़रूरत के मुताबिक ये भी बॉन्डिंग टूट जाती है। तो इसके टूटने से यानी ये कीमियाई बंदिश जब टूटेंगी, पता है हमको, तो वो टूटेंगी तो कहीं ना कहीं जो है तो तवानाई खारिज होगी, और वो तवानाई जो है तो जानदार अपने किसी भी अफ़ाल को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल में लाएगा। इसीलिए इस एटीपी को जो है तो इस्तेमाल होने वाली तवानाई ऐसा कहते हैं। ये एटीपी को एनर्जी कॉइंस भी कहा जाता है, तवानाई के सिक्के कहा जाता है। इसको डिटेल में हमने पढ़े हैं, यहाँ मुख्तसरन उसका तारुफ मैंने करा दिया हूँ कि एटीपी किसे कहा जाता है। और इस अमल के दौरान ये एटीपी की तैयारी, ये स्पेशलिटी, एक ख़ास बात है कि अमल तनफ़ुज़ में जो है तो कीमियाई मुरक्कबात को तोड़ा जाना, ख़ास तौर से स्पेशली इस अमल में ग्लूकोज़ को तोड़ा जाता है, और ग्लूकोज़ को तोड़ने के बाद एटीपी जो है, या जिसे हम इस्तेमाल शुदा तवानाई कह रहे हैं, उसको तैयार किया जाता है। तो जब हमने 11th में अमल तनफ़ुज़ नबातात में, प्लांट्स में पढ़े थे, तो ये नबातात में जो अमल तनफ़ुज़ था तो उसमें हमने एक चीज़ को देखे थे कि वो 2 तरह का होता है। एक को हमने हवाबाश अमल तनफ़ुज़, एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरे को गैर हवाबाश। और मुख्तसर उसकी तारीफ़ इस तरह से होगी कि ऐसा अमल तनफ़ुज़ जो ऑक्सीजन या सालमी ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगा, हवाबाश कहलाएगा, और जो सालमी ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में होगा उसको गैर हवाबाश हम कहेंगे। तो वो हमने वहाँ पे डिटेल पढ़े हैं, यहाँ उसकी हमको ज़रूरत नहीं है, सरासर हमने उसको जो है तो रिवाइज़ कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमको ये देखना है कि जो अमल तनफ़ुज़ है, ये अमल तनफ़ुज़ हम किसे कह रहे हैं कि पेचीदा कीमियाई मुरक्कबात को तोड़ा जाना और सादा कीमियाई मादों में तब्दील करना, और उसके नतीजे में एटीपी की शक्ल में जो है तो तवानाई का हासिल करना। अब ये एटीपी की शक्ल में तवानाई हासिल होगी, वो कैसे होगी, उसका कीमियाई तामुल क्या है, ये हम देखते हैं। वो देखने के बाद हमारे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने अभी कहा आपको, यहाँ पर जो इस्तेमाल होगा वो ग्लूकोज़ होगा। पता है आपको इसका जो कीमियाई ज़ाब्ता है C6H12O6, ओके। इस ग्लूकोज़ के साथ, इस कार्बोहाइड्रेट के साथ जो है तो ऑक्सीजन कीमियाई तामुल करेगा। ऑक्सीजन कीमियाई तामुल करने के बाद, क्योंकि इसको हवाबाश अमल तनफ़ुज़ कह रहे हैं हम, ये तब्दील होगा H2O और CO2 में,
और प्लस इसके टूटने के नतीजे में अगर एक ग्लूकोज का सालमा टूटता है तो 38 एटीपी कितने मिलेंगे? 38 एटीपी। इसको डिटेल में हमने नबातात में होने वाले अमल तनफुस में पढ़े थे, हमको पता है। इसको अगर बैलेंस करना है तो 6 ये लगवा दीजिए, इंशाल्लाह ये बैलेंस हो गया ऐसा लग रहा है। देखिए कार्बन यहाँ पर 6 है, ओके, ये कार्बन यहाँ पर 6 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 12 है, तो ये 6 दूना 12 हाइड्रोजन यहाँ पर है। ऑक्सीजन यहाँ पर 12 और 6 18 है, तो यहाँ पर ये 6 और ये 6 दूनी 12, यानी 12 और 6 18, ठीक है, यानी ये रिएक्शन बैलेंस है। तो यहाँ हमने ये देखा कि कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल हो रहा, इसके साथ कौन कीमियाई तामुल कर रहा? ऑक्सीजन, क्योंकि हवाबाश अमल तनफुस हम इसे कह रहे हैं। और ये तब्दील काय में हो रहा? सादा कीमियाई मरकबात H2 और CO2 में। ये एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट जब बनता है, हमको पता है कि कार्बोहाइड्रेट बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, इसको रेस्पिरेशन कह रहे हैं हम। फोटोसिंथेसिस में शुआई तरकीब में जब ये ग्लूकोज की तैयारी होती है तो हमको पता है इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड फिजा से लिया जाता है, हवा से लिया जाता है, और पानी को ज़मीन से जज्ब किया जाता है। दोनों का कीमियाई तामुल होगा और दोनों में कीमियाई तामुल होकर जो बनेगा वो ग्लूकोज होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्लस ऑक्सीजन जो है तो गैस की शक्ल में खारिज होगा। यहाँ ऑक्सीजन खारिज हो रहा है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड खारिज है, याद रखिए। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के वाइस वर्सा, एक दूसरे के उलट है। एक जगह कार्बोहाइड्रेट की तैयारी हो रही है, इसको हम फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं, इसको शुआई तरकीब कह रहे हैं, ठीक है, याद रखिए इसको। और यहाँ हम अमल तनफुस करें, मतलब क्या हुआ? ये जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज बन रहा है, इस ग्लूकोज का इस्तेमाल, क्योंकि हम इससे क्या करें? गिज़ा करें। अब गिज़ा है मतलब क्या होगा? उससे क्या चाहिए हमको? तवानाई चाहिए। और ये तवानाई कब मिलेंगी? जब इसके टूटने का अमल होगा। अब हमको पता है कि कोई भी ये कीमियाई मुरक्कब है, यानी कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसके अलावा इसमें कार्बन के 6 सालमात, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6, मतलब एक तरह का पेचीदा कीमियाई मुरक्कब है। अब इसको हम तोड़ेंगे। अब कोई भी अगर कीमियाई मुरक्कब है तो जाहिर सी बात है कि मुरक्कब की शक्ल में क्यों है? क्योंकि उसमें मौजूद जो जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन ये है, इनके अंदर कीमियाई बंदिश है। अब ये जो कीमियाई बंदिश टूटेंगी, ब्रेक होगा, तो कहीं ना कहीं तवानाई खारिज होगी, और वो जो तवानाई है वो तवानाई यहाँ एटीपी की शक्ल में या एटीपी की शक्ल में उसको महफूज रखा जाएगा या जमा किया जाएगा, और इस्तेमाल उसको ज़रूरत के मुताबिक किया जाएगा। और ये जो तवानाई है वो स्टेप बाय स्टेप, यानी एक के बाद एक हासिल होती है। वो अपने डिटेल में हमने उसको पढ़ा है, हमको पता है वो कैसे तैयार होती है। चलिए, तो यहाँ हमने सबसे पहले अमल तनफुस किसे कहते हैं इसको याद रखना है। इस तरह का अमल जिसमें पेचीदा किस्म के कीमियाई मुरक्कबात को तोड़ा जाता है, सादा कीमियाई मुरक्कबात में, सादा कीमियाई मादों में कह सकते हैं, तब्दील किया जाता है, और एटीपी की शक्ल में तवानाई हासिल होती है। एटीपी की शक्ल में तवानाई को तैयार किया जाता है, उससे हम अमल तनफुस कह रहे हैं। अब इसका रिएक्शन किस तरह से होगा ये मैंने आपको बता दिया, बहुत बार इसको पूछा जाता है। तो C6H12O6 यानी ग्लूकोज है, इसके साथ कौन कीमियाई तामुल कर रहा है? ऑक्सीजन कीमियाई तामुल कर रहा है। क्या हासिल हो रहा है? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो ये गैस की शक्ल में खारिज होगा। हमने अभी देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन को हासिल करना या उसको लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करना, ये अमल को हम अमल तनफुस कहते हैं। लेकिन रियल में, सही मानों में, वो अमल तनफुस इस तरह से होता है। और ये एक्सचेंज ऑफ गैस, मतलब गैस का जो तबादला है, ये अपन पढ़ेंगे हैवानात में, नबातात में कैसे होता है, तो वो एक उसका पार्ट है, एक उसका हिस्सा है। सही मानों में ये जो कीमियाई तामुल है, जैसे ग्लूकोज से ऑक्सीजन का कीमियाई तामुल होना और इसका इस दो कीमियाई मादों में तब्दील होना, साथ में 38 एटीपी का बनना, ये सब कुछ ये खलिए में होता है। इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, यानी खलियात में होने वाला अमल तनफुस कहते हैं। तो ये जो है ये किस तरह से होता है नबातात में, हैवानात में, हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो चलिए, पहले हम नबातात में होने वाले अमल तनफुस को हमने डिटेल में पढ़े थे। सिर्फ यहाँ इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन जो है, देखिए यहाँ पर अपन ने लिखे इसको, ये ऑक्सीजन हासिल किया जाएगा या इस्तेमाल होगा, जज्ब होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका तबादला यहाँ लिखिए हमने, नबातात में गैस का तबादला या गैस का होने वाला तबादला, गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट, ये कैसे होता है, कौन करता है इसको? तो इसका मुख्तसरता हिस्सा इस पार्ट में है,
बाद में फिर रेस्पिरेशन एनिमल्स वाला डिटेल में है। तो पहले हम इसको देखते हैं। ये रिएक्शन हमारे समझ में आ गए, इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नबातात में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, जैसे हैवानात में एक्सचेंज ऑफ गैस या गैस का तबादला करने के लिए मैंने अभी कहा आपको कि हम ऑक्सीजन को हासिल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करेंगे। तो इसका एक मुकम्मल निज़ाम, एक मुकम्मल सिस्टम यहाँ पे लिखा हूँ मैं, इंसानी तनफ़ुज़ी निज़ाम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये निज़ाम बाद में इसको डिटेल पढ़ेंगे, इसके पार्ट है। तो ये जो निज़ाम है ये इसके लिए काम करता है कि किस तरह से ऑक्सीजन को जज्ब किया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज किया जाए, उसको अपन पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन नबातात में जो होता है एक्सचेंज ऑफ गैस, वो कैसे होता है? जब नबाती अमल तनफ़ुस को पढ़ा था उसमें उसका जिक्र आया था। अभी हम उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं। हमको ये बात पता है कि नबातात में जो एक्सचेंज ऑफ गैस है या नबातात में होने वाला गैस का जो तबादला है, उसमें एक अहम पार्ट, एक अहम हिस्सा होता है नबातात के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर, उसको कहते हैं स्टोमेटा। याद रखिए क्या कहते हैं उसको, स्टोमेटा। तो बहुत आसानी से याद रहेगा। इसको दहन खलिया ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल है उर्दू में। ये जो दहन खलियात है, स्टोमेटा हम जिससे कहते हैं, ये दहन खलियात क्या होते हैं, कैसे होते हैं और इसका क्या रोल है, क्या किरदार है? देखिए ज़्यादातर ये जो दहन खलियात है ये पत्तियों के हिस्सों में या एरियल पार्ट जो है, मतलब हवा में जो हिस्सा है उसमें बहुत ज़्यादा हो गए, और बाकी के पार्ट्स में भी होते हैं ये, जैसे स्टेम पर भी हो गए, रूट्स पे भी हो गए। ये दहन खलियात जो पत्तियों में हो गए, रूट पर हो गए, स्पेशली पत्तियों के ऊपर ये ज़्यादा हो गए। तो ये किस तरह से होते हैं और क्या होता है इसमें इस दहन खलियात की जो साख्त है, आपने कहीं ना कहीं 8, 9, 10th में भी इसको पढ़ा है, 10th में शायद था वो, और अभी 11th में भी उसका जिक्र है। तो इस तरह से ये दहन खलियात हो गए। इसमें ये वाले जो दो खलियात हैं, यानी इसके साइड बाय साइड वाले दो खलियात, ये जो दो खलियात है, इन दो खलियात को हिफाजती खलियात या गार्ड सेल कहा जाता है। ये वाले दो खलियात, ओके। इसके अतराफ ये जो सेल है, ये जो खलियात है, इन्हें एसेसरी सेल्स, मददगार खलियात कहा जाता है। अब ये जो दहन खलियात है, ये खलियात की एक तब्दीलशुदा शक्ल है। अब तब्दीलशुदा शक्ल है तो ये है इस तरह के, और ये कैसे रोल अदा करते हैं, कैसे किरदार अदा करते हैं। जैसे यहाँ मैंने ये पत्तियों की ये साख बनाया है। हमको ये बात पता है कि नबातात में जो पानी को, एक चैप्टर में डिटेल हम पढ़ेंगे इसको, जब जज्ब किया जाता है ज़मीन से, तो उसको लाने वाली, जैसे यहाँ तना होगा, यहाँ पर इसकी शाख होगी, उसके बाद में इधर लेकर ये जड़ निज़ाम होगा, तो मुकम्मल तौर पर यहाँ से एक उरुकी नसीजे या ये पानी और नमकियात को ले जाने वाली नसीजे यहाँ पाई जाएगी, उसको हम जाइलम कहते हैं। ये उरुकी नसीजे इसको लेकर जाकर ये पत्तियों तक पहुँचा जाएगी। पत्तियों की ये रग है, ये रगों से फिर ये इस पूरे पत्तियों की हर खलिए तक इसको ऐसा इस तरह से पहुँचाया जाएगा, ठीक है। ये निज़ाम जो है, ये पानी नमकियात इसको मुंतकिल करने वाला है, वैसे ग़िज़ाई ज़रात को मुंतकिल करने वाला निज़ाम इसके साथ जुड़ा होता है, या वो नसीजे होती है, उनको फ़ुलैम हम कहते हैं। एक को लेहा और एक को खजबा कहा जाता है उर्दू में। तो चलिए उसको डिटेल कहीं ना कहीं हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ हमको ये चीज़ देखना है कि जो दहन खलियात है, जैसे यहाँ पर इसके सरफेस में ऊपर या निचली सतह में हो गया, अलग अलग नबातात में अलग अलग होते हैं, तो समझ लो यहाँ पर है वो। तो फिर क्या होता है, जब इस पत्तियों के अंदर पानी मुकम्मल तौर पर इस खलियात में भर जाएगा, और ये इसके एसेसरी सेल जो है, ये खलियात इसको पानी पूरी तरह से दे देंगे। अब जब पानी देंगे तो क्या होगा, ये जो खलियात है जिसको अपन गार्ड सेल कर रहे हैं, इसमें पानी फुलफिल हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा, अच्छी तरह से भर जाएगा। और जब ये फुल पानी से हो जाएगी, उसको टर्जिट कहते हैं, मुकम्मल तौर पर पानी का भर जाना। अब ये जो टर्जिट होने के बाद इस खलियात की एक खास बात है, इसकी जो ये अंदर की सतह है, ये थोड़ी सी पतली है बनिस्बत ये बाहर की सतह पर। अब इससे क्या होगा, इस खलियात में पानी बहुत ज़्यादा हो गया, यानी फुल हो गया इसकी कैपेसिटी के मुताबिक। तो जाहिर सी बात है, किसी बर्तन में, किसी चीज़ में
अगर अपन उसके पानी फुल भर लेते हैं तो उसका दबाव उस पर आएगा, उसके सतह पे आएगा, इसकी ये अंदरूनी सतह पे उसका दबाव आएगा, और ये जो दबाव आएगा तो यकीनन ये कहीं ना कहीं उसको बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये फुल फिल है, पूरा भरा हुआ है, तो वो यहाँ से इस तरह से इसको निकलने की कोशिश करेगा। पहले ये इसे बंद हो गया, यानी ये मुकम्मल तौर पर इस तरह से बंद हो गया, ये एक गार्ड सेल, ये दूसरा गार्ड सेल। अब इसको खोला जा रहा तो थोड़ी सी ये सतह ऐसे अंदर की तरफ मुड़ रही है, तो एक्स्ट्रा का प्रेशर इसको मिल रहा है, ज़्यादा का दबाव ऐसे होने से मिल जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये वाला इस तरह से हो जाएगा। और ये खुलेंगे कब? जब इन नबातात के इन हिस्सों पर सूरज की रोशनी पड़ेंगी तब। अब सूरज की रोशनी पड़ रही है, ये दहन खलियात ऐसे खुलने का अमल हो रहा है, उसको ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कहते हैं हम। जैसे ओपन होगा तो इसकी जो अंदरूनी सतह है ये वाली, इस अंदरूनी सतह पर उसका दबाव आएगा पानी का, और वो पानी का दबाव आने से ये पानी जो है तो ये बाहर की तरफ आएगा यहाँ इस हिस्से में, और यहाँ जब पानी आएगा तो सिंपल चीज़ है, अब हम ये कह रहे हैं कि ये कब हो रहा है? रोशनी के मौजूदगी में, सूरज की रोशनी है तब। तो ये सूरज की रोशनी उस पर पड़ेगी, और ये सूरज की रोशनी जब इस पर पड़ेगी तो ये जो पानी है ये पानी बुखारात की शक्ल में खारिज किया जाएगा, यानी इसको ट्रांसलेशन ऑफ वाटर कहा जाता, पानी का खारिज होने का अमल। ठीक है, ये तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ जब ये दहन खलियात खुल रहे हैं तो उस दौरान यानी यहाँ दो अमल होते हैं। एक तो पानी खारिज करने का अमल, वो अपन किसी एक चैप्टर में या 12th में है, उसको डिटेल पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ उसको इतना ज़्यादा लेना नहीं है, बस इतना ही समझना है कि वो पानी बाहर आएगा, बुखारात की शक्ल में खारिज हो जाएगा। कैसे होता है, क्या होता है, एक पूरा मुकम्मल टॉपिक एक चैप्टर में अपने पास 12th क्लास में, उसको इंशाल्लाह हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ जो है, यहाँ ये हुआ ठीक, लेकिन उसके बाद जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि साथ ही साथ गैस का तबादला होगा। कैसे गैस का तबादला होगा? क्योंकि जब ये दहन खलियात खुलेंगे तो दहन खलियात खुलने के बाद यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तबादला, जब दिन का वक्त होगा, अभी मैंने यहाँ एक रिएक्शन लिखा था, वो ये रिएक्शन लिखा था कि यहाँ पर CO2 प्लस H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो हमको फ़िज़ा से, हवा से मिलेगा, पानी ज़मीन से लिया जाएगा, और इसके नतीजे में कार्बोहाइड्रेट की तैयारी होगी। और कार्बोहाइड्रेट जो तैयार होगा, ये कार्बोहाइड्रेट जो तैयार होगा, ये कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, ये जिस अमल के ज़रिए होगा उसको हमने फोटोसिंथेसिस कहते, शुआई तरकीब कहते, और ये दिन के वक्त होगा। लेकिन अगर ये दहन खलियात जब रोशनी नहीं है तब खुलते हैं तो उस दौरान एक्सचेंज ऑफ गैस होगा, और वो एक्सचेंज ऑफ गैस होगा तो उसमें ये चेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन को जज्ब किया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज किया जाएगा। जब रोशनी होगी उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब किया जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन को खारिज किया जाएगा, यानी फोटोसिंथेसिस में यह अमल होगा और शुआई तरकीब के दौरान यह अमल होगा। तो ये जो दहन खलियात है, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार जो है इस नबातात में होता है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैस जो नबातात में होता है वो इन दहन खलियात के ज़रिए होता है। तो याद रखिए, ये नबातात के मतलब ख़ास तौर से एरियल पार्ट जो होता है, हवा वाला हिस्सा होता है, ख़ास तौर से पत्तियों में इसकी मौजूदगी होती है, रूट में होती है इसकी। इसके अलावा नबातात के जो तने होते हैं, इन नबातात के तनों के ऊपर उसका जो बार्क, उसको छाल कहते हैं अपन, उसका हिफाजती गिलाफ कहते हैं, इस बार्क के ऊपर ऐसे छोटे छोटे सुराग होते हैं, और ये जो छोटे सुराग है, ये छोटे सुराग भी गैस का तबादला करते हैं और उन्हें लेंटिकल्स ऐसा कहा जाता है। ये जो लेंटिकल्स है, ये लेंटिकल्स के ज़रिए भी जो है नबातात में गैस का तबादला किया जाता है, और दहन खलियात या स्टोमेटा उसके लिए स्पेशल बने हैं, वो स्पेशल अपरेटस है जो गैस का तबादला करते हैं। तो यहाँ हमको याद रखना है कि प्लांट में, नबातात में किस तरह से गैस का तबादला होता है, इतना ही यहाँ पे याद रखना है, इससे ज़्यादा याद रखना नहीं है, क्योंकि नबातात में अमल तौलीद को अमल तनफ़ुस को डिटेल में हमने पढ़ा है। तो चलिए अब रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, हैवानात में जो अमल तनफ़ुस होता है वो किस तरह से होता है। हमको ये बात पता है कि इंसान और दीगर आला दर्जे के, ये इसको नोट डाउन कर लेना, दीगर आला दर्जे के जो हैवानात हैं उनमें जो अमल तनफ़ुस होता है, तो जो आला दर्जे के हैवानात है जैसे इंसान है, उसके अतराफ़ पाए जाने वाले दीगर मैमल्स, दीगर पिस्तानी हैं, तो हमको पता है कि उनके अंदर एक मुकम्मल अमल तनफ़ुस का निज़ाम है, और उस अमल तनफ़ुस के निज़ाम के ज़रिए उसके तहत जो है तो वो अमल तनफ़ुस को करते हैं। जैसे इंसान में नाक से लेकर फेफड़ों तक का ये जो पूरा निज़ाम है उसको डिटेल हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो वो जो है वो इसके लिए काम करता है, अमल तनफ़ुस के लिए, उसको तनफ़ुसी निज़ाम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा कहा गया है। लेकिन ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम सभी जानदारों में नहीं होगा, इस तरह का नहीं होगा, क्योंकि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर प्रोटिस्टा को देखते हैं, अपने 11th क्लास में एक
क्लासिफिकेशन पढ़े थे, प्रोटिस्टा, मोनेरा वगैरह, याद होंगे आपको। तो एकदम अदना दर्जे के प्रोटोजोआ कह सकते हैं इसको, अवलिन हैवानात कह सकते हैं। ये जो प्रोटिस्टा है, कुछ एग्जांपल्स में बताऊंगा आपके, बाद में डिटेल उसको 1 बाय 1 आपने उसको पढ़ लेना, नोट्स के अंदर रहेगा ये सब। तो जो प्रोटिस्टा है, ये प्रोटिस्टा में बहुत सिंपल चीज़ है कि ये एक सेल वाले हो गए, ठीक है। अब ये एक सेल है, यूनिसेलुलर कहते हैं इसको, एक खलवी कहते हैं इसको। अब एक ही सेल है तो जाहिर सी बात है इस एक ही सेल को, इस एक ही खलिए को सारे जितने अफ़ाल है उनको सबको अंजाम देना है। जैसे तनफ़ुस भी इनको करना है, ग़िज़ा भी इनको हासिल करना है, एक्सक्रीशन, इस्तिखराज उसको करना है, सारी चीज़ें यानी जो जानदारों में होने वाले अमल है वो सारे अमल को करना है एक ही खलिए को है। और जब एक ही खलिए को है तो वहाँ पर जैसे इंसानों में पाए जाने वाला जो निज़ाम है, ऐसा कोई निज़ाम नहीं होगा। जैसे नोज़, नाक हिस्सा, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रांचाई, लंग्स, एल्वेलाई, डायफ्राम, ऐसे कोई हिस्से नहीं होंगे। वो एक ही खलिया, एक ही सेल जो है तो क्या करेगा, वो एक ही सेल, एक ही खलिया जो है तो अमल तनफ़ुस करेगा। वो एक ही खलिया जो है तो ग़िज़ा को हासिल करेगा, डाइजेशन करेगा, हज़मे का निज़ाम चलाएगा। वो एक ही खलिया एक्सक्रीशन करेगा, यानी इस्तिखराजी निज़ाम को चलाएगा। यानी इस एक खलिए के ज़रिए सारे अमल, सारे निज़ाम का काम करवाया जाएगा, यानी करेगा वो। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ हम ये देखें कि जब अमल तनफ़ुस होगा तो अब ये एक ही सेल है तो ये कैसे होगा, बहुत सिंपल यहाँ पे है। इसके अतराफ़ का जो माहौल है, इसके अतराफ़ के माहौल में यहाँ कहीं ना कहीं अमल तनफ़ुस में हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं, बराबर है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं। तो इसके बॉडी में, मतलब इस खलिए के अंदर मौजूद जो ऑक्सीजन है, इसके बनिस्बत ये बाहर एटमॉस्फेयर में या बाहर का जो माहौल है उसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होगी। तो अगर कोई चीज़ की मिकदार कहीं ज़्यादा हो तो नेचुरल है, कुदरतन है, वो कम की तरफ मुंतकिल होता है। यानी ज़्यादा से कम की जानिब कोई हर चीज़ यानी कुदरतन क्या होती है, मुंतकिल होती है, ट्रांसफ़र होती है। ये दो तरह से, एक तो पानी ट्रांसफ़र होता है या कीमियाई मादे ट्रांसफ़र होते हैं। पानी जब ट्रांसफ़र होता है उसको ऑस्मोसिस कहते हैं, वलूजी या वलूजियत कहा जाता है, वलूजी अमल कहा जाता है। और जब कोई कीमियाई मादे ट्रांसफ़र होते हैं उसको डिफ्यूजन कहते हैं, याद रखिए क्या कहते हैं उसको, डिफ्यूजन। तो ये जो डिफ्यूजन है उसको और ये ऑस्मोसिस, इसको वलूजी कहा जाता है। और इसको जो है डिफ्यूजन, दोनों में जो फ़र्क है, एक में पानी का ट्रांसफ़र हो रहा और दूसरे में जो है तो कीमिया मादों का ट्रांसफ़र, यानी ऑक्सीजन ये एक तरह से और ये कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से कीमिया मादे दोनों गैस की शक्ल में, तो ये दोनों का तबादला हो रहा है। तो फिर जहाँ यहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन है, यानी यहाँ इसका तवाज़ुन ज़्यादा है या यहाँ इसकी मिकदार ज़्यादा है, तो वो ये अंदर की तरफ ऑक्सीजन को दाखिल किया जाएगा। कब तक होगा, जब तक दोनों इक्वल ना हो जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर ये क्या करेगा, अपनी ग़िज़ा को कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में जो ग़िज़ा थी उसके पास उसको तोड़ेगा, तो यहाँ एक कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार यहाँ ज़्यादा होगी खलिए के अंदर बनिस्बत बाहर के, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, बाहर निकलेगा। और ये डिफ्यूजन के ज़रिए होगा। कहाँ होगा, ये जो लोअर एनिमल्स है, प्रोटिस्टा वगैरह, इनके अंदर। अब इसको कौन करवा रहा है, और सिंपल चीज़ है, ये जो खलिए के ऊपर मौजूद जो मेम्ब्रेन है, खलिए के ऊपर मौजूद जो हिफाजती झिल्ली है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं हम। क्या कहते हैं इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए हो रहा है। ठीक, अगर हम बहुत सारे कई मिसालें, एक पूरी लिस्ट आपको मैं नोट्स के अंदर दूंगा, वो सब डिटेल लेने की ज़रूरत नहीं, 2-3 सिर्फ जो एग्जैक्ट जहाँ जहाँ चेंजेस है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, हमने समझ में आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत सारे में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए होता है। अब कुछ जानदार है जैसे जो पानी में पाए जाते हैं, जैसे अगर फिशेस है, उसके अलावा एम्फीबियंस है, ये दोनों तरफ रहते हैं। जलथली हम किसे कहते हैं, जलथली जिनको कहते हैं। अब इनमें जो फिशेस है, जो मछलियाँ हैं, इनके अंदर एक स्पेशल, एक मखसूस किस्म का एक एपरेटस है, एक अज़ा है। जैसे हमारे यहाँ लंग्स है, वैसे ये मखसूस किस्म का अज़ा गिल्स, या इसको हम गलफड़े कहते हैं। ठीक है, ये फ़िश में इंटरनल हो गया, अंदर की जानिब होगी। तो ये जो फ़िश है, कुछ और जैसे रेप्टाइल्स रेंगने वाले हैं कुछ, और कुछ उनके अंदर कुछ गलफड़े जो होते हैं तो
एक्सटर्नल होते हैं, बाहर की जानिब होते हैं, तो उस गलफड़ों के ज़रिए होगा। अब यहाँ जो है, यहाँ अमल तनफ़ुस के लिए ये अपरेटस इस अज़ा का, इस हिस्से का इस्तेमाल हो रहा। यहाँ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने किया। बहुत सारे एम्फीबियंस जो है, ये एम्फीबियंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा कई ऐसे हैं जो स्किन के ज़रिए, यानी उनकी जो जिल्द है उसके ज़रिए अमल तनफ़ुस को करवाते हैं। बहुत सारों में, जैसे ये ट्रैकिया जो है, इसको विंड पाइप या हवा का एक पैसेज कहा जाता है। ये हवा का पैसेज उनमें मौजूद होता है, बाकी का ये हिस्सा कुछ नहीं होता है। इसके ज़रिए डायरेक्ट, यानी उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी, वो बाहर के माहौल के एतबार से उसको बाहर की तरफ खारिज करेगा और ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर, यानी ट्रैकिया के ज़रिए जो है तो उसके अंदर लिया जाएगा। ट्रैकियल लोब उसे कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे जो है अलग अलग हैवानात में ये इस तरह से जो है, यानी इन शॉर्ट में ये 3-4 थोड़ा सा चेंज होकर, जैसे गिल्स के 2 टाइप्स है, बुक गिल्स है, इंटरनल एक्सटर्नल गिल्स है वगैरह, ये सारी चीज़ों को हमको याद रखना होगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए होगा, गिल के ज़रिए होगा, स्किन के ज़रिए होगा, ट्रैकिया के ज़रिए होगा, कॉकलिया एक पार्ट होता है, जैसे इंटरनल इंटेस्टाइन वगैरह जो है वो, जैसे टर्टाइल वगैरह यानी कछुए वगैरह, उसमें वो कॉकलिया के ज़रिए भी अमल तनफ़ुस किया जाता है। और अगर आला दर्जे के हैवानात, जिसमें ख़ास तौर से रेप्टाइल्स, रेंगने वाले बहुत सारे से लेकर रेप्टाइल से बर्ड्स है, परिंदे हैं, मैमल्स, पिस्तानी है, जिनमें हमारा भी शुमार होता है, इन सब में ये आला दर्जे के हैवानात में एक मुकम्मल तनफ़ुज़ी निज़ाम है। और इस मुकम्मल तनफ़ुज़ी निज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है वो ये लंग्स का होता है, ये फेफड़ों का होता है। तो ये फेफड़ों के ज़रिए उनके अंदर अमल तनफ़ुस किया जाएगा। तो मुख्तलिफ़ हैवानात में, यानी रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में, मुख्तलिफ़ हैवानात में मुख्तलिफ़ अज़ा के ज़रिए जो है तो अमल तनफ़ुस करवाया जाता है। इसे हमको याद रखना है। चलिए, उसके बाद आते हैं इंसान में होने वाला जो अमल तनफ़ुस है, उसके लिए जो निज़ाम काम करता है, इंसानी तनफ़ुसी निज़ाम हम जिसे कहते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमको पता है ये सारी चीज़ें आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना। इसका एक मुख्तलिफ़ हैवानात का एक चार्ट मैं आपको नोट्स में दे दूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए, यहाँ पर हमको देखना है कि इंसान में जो तनफ़ुसी निज़ाम है, या इंसान में जो अमल तनफ़ुस करवाने का जो निज़ाम है, जो जिसके ज़रिए अमल तनफ़ुस करवाया जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हम जिसे कहते हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमको कौन सी चीज़ों को याद रखना है, क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है। ये अमल तनफ़ुस का निज़ाम यहाँ नाक से शुरू होगा, फेफड़ों तक ये पूरा निज़ाम मुकम्मल होगा। फेफड़ों में ये हिस्से हो गए एल्वेलाई। अब उन एक डायग्राम के ज़रिए स्केच करके उसको पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे, और ये हर एक पार्ट्स कहाँ होता है, कैसे होता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हमने एक चीज़ को पढ़े है सर्कुलेशन वगैरह में, वहाँ हमने देखे कि इंसान में जो अमल तनफ़ुस है उसका रिलेशन दौरान खून से है। जैसे अमल तनफ़ुस का जो निज़ाम है, मैंने आपको सर्कुलेशन में पढ़ाया था कि जो डबल सर्कुलेशन है, उस डबल सर्कुलेशन में हार्ट का जो एक पार्ट है, एक जो हिस्सा है, वो एक हिस्सा गैर ऑक्सीजनी जो खून होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो खून होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को लंग्स तक ले जाता है, फेफड़ों तक ले जाता है। ठीक है, यहाँ ले जाने के बाद इसमें के कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की जानिब खारिज कर दिया जाता, और इस खून में ऑक्सीजन को जज्ब कर लिया जाता, और फिर ये ऑक्सीजन जो है तो फिर दोबारा से, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन वाला खून दोबारा से इस हार्ट के अंदर आ जाएगा, और ये हार्ट के अंदर जो है, ये आने के बाद फिर इसे अपने मुख्तलिफ बॉडी के हिस्सों तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, डबल सर्कुलेशन वाला जो डायग्राम है उसको आप पढ़ लीजिए, उसको देख लीजिए, या मुख्तसर उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बॉडी में फिर इस ऑक्सीजन को, ये अमल जो हो रहा है अमल तनफ़ुस, इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। फिर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड शुरू होगा, तैयार होगा। इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर खून के ज़रिए जज़्ब किया जाएगा, और फिर दोबारा से इस हार्ट में लाया जाएगा, फिर हार्ट से लंग, इस तरह से ये सर्कुलेशन, इस तरह से जो है ये दौरान खून होता रहेगा। यानी ये जो गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इसका ट्रांसपोर्टेशन जो है, यानी इसकी आमद रफ्त है, इसको ले जाना है और लाना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है वो ब्लड की तरफ होता है, खून की तरफ होता है। उसमें भी मैंने आपको पढ़ाया था, अगर याद होगा, कि ये जो करवाता है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट केमिकल है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट कीमिया मादा है, जो आरबीसीज में खून के सुर्ख ज़रात में पाया जाता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हीमोग्लोबिन। तो याद रखिए, इस हीमोग्लोबिन के ज़रिए जो है तो इस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का
मुकम्मल तौर पर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का अमल होता है। जब ये ऑक्सीजन के साथ कीमियाई तामुल करेगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में तब्दील होगा, हार्ट में आएगा जिसमें कि मुख्तलिफ हिस्सों तक उसको पहुंचा देगा, अमल तनफुस में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में तब्दील होगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फिर हार्ट में आएगा और हार्ट से फिर लंग्स में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। ये सब कुछ यानी इस तरह से ये खून के ज़रिए करवाया जाता है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है इंसानी अमल तनफुसी निज़ाम का। इंसानी अमल तनफुसी निज़ाम जब पूछा जाएगा तो जाहिर सी बात है बड़ा क्वेश्चन होगा, ये तकरीबन 4 मार्क्स का, इससे कम नहीं होगा। या कभी इसकी डायग्राम थोड़ी मुश्किल है लेकिन वो पूछी जा सकती है, यानी ऑलरेडी अगर डायग्राम दिए तो उसके पार्ट्स पूछे जा सकते हैं। तो पहले हमको याद रखना है कि उसके कौन से पार्ट है फिर, और इसके कुछ हिस्सों को और मज़ीद हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले नोज़, ये जो नाक वाला हिस्सा है जिसे हम नथने कहते हैं, नाक के बाद गले के हिस्से से पहले वाला, नाक और गले से जुड़ने वाला जो हिस्सा है, उसको फेरिंग्स कहते हैं, याद रखिए। उसके बाद गले वाला हिस्सा उसको लैरिंग्स कहा जाएगा। फिर ये सीने में जो पाइप है उसको ट्रकिया कहा जाएगा। फिर ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि लंग्स 2 होते हैं, एक राइट जानिब एक लेफ़्ट जानिब। तो ये 2 शाखें इस ट्रकिया की जो लंग्स में जाती है उसको ब्रांचाई कहा जाता है। बाद में 2 फेफड़े हैं, लंग्स, फेफड़ों में फिर ये जो ब्रांच है और कई शाखों में ऐसा तकसीम है, एक डायग्राम के ज़रिए उसको बताने की कोशिश करेंगे। उनको एल्वेलाई कहते हैं। ये एल्वेलाई के आखिर में बहुत सारे ऐसे एयर बैग्स हैं, एयर सैक्स उससे कहा जाता है, और तकरीबन 700 मिलियंस एक फेफड़े में उसकी तादाद है, अपन देखेंगे उसको। और एक डायफ्राम, ये वाला जो हिस्सा है, जो ये डायफ्राम इससे जुड़ा हुआ पार्ट, जिसका अहम रोल, अहम किरदार जो है तो उससे मतलब हमारे अमल तनफुस से है, क्योंकि यहाँ ये जो सब पार्ट्स है, ये सब पार्ट्स यानी नोज़, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रांचाई, लंग्स, एल्वेलाई, डायफ्राम, इन सब का जो रोल है, सब का जो किरदार है वो इस अमल तनफुस में किस तरह से है, और ये पार्ट्स कौन से कहाँ पर है, ये हमको डिटेल में देखना है। तो इसको काफ़ी वक्त लगेगा, तो इंशाअल्लाह ताला इसके बाद के लेक्चर में हम इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। इस लेक्चर तक आप ये सारी चीज़ों को याद रखिए, और सिर्फ इतना याद रखिए कि इंसान के अमल तनफुसी निज़ाम की ये पार्ट होते हैं, इसको नोज़, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रांचाई, लंग्स, एल्वेलाई और डायफ्राम ये कहा जाता है। हर एक पार्ट या एक मुख्तसर डायग्राम बनाकर आपको समझाया जाएगा, और इसके सभी के अफ़ाल्स और ये कैसे अमल तनफुस में किरदार अदा करते हैं उसको इंशाअल्लाह ताला देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला।